यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बढ़िया। तो आज हम शुरू करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ पे बेस्ड सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सैवर्ट लॉ से हम एक स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। ऐसे ही सर्कुलर वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लेके पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे और फिर ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अगर जोड़ देंगे तो पूरे सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा। एक तो डेरिवेशन ये करेंगे, फिर एक सर्कुलर वायर की बजाय दो दो सर्कुलर वायर जिनका सेंटर एक ही हो उनके मैग्नेटिक फील्ड पे विचार करेंगे। अगर उनके ओरिएंटेशन अलग अलग है, दोनों सर्कुलर वायर अलग अलग ओरिएंटेशन पे है, एक मान लीजिए इस एंगल पे है, एक मान दूसरा इस एंगल पे है, दोनों का सेंटर एक ही है, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर के हिसाब से उनको जोड़ेंगे और फिर इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले एक सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये सर्कुलर वायर है अपना, जिसकी रेडियस r है, इसके सेंटर पे हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट मान लीजिए I फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं करंट की, और यहाँ वो छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं पहले, जिसकी हेल्प से हम बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करते हुए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ देखते हैं हम इस करंट एलिमेंट और इसे जोड़ने वाली लाइन उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। जो बायो-सैवर्ट लॉ में हमारा एंगल थीटा होता था, ये एलिमेंट होता था और ये वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी, और ये उसका एंगल होता था। तो यहाँ पे एलिमेंट एज ए टेंजेंट है सर्कमफेरेंस पे और उसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए इसको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप कह देते हैं, सर्कुलर लूप एट सेंटर ओ। तो लेट I इज द करंट in the wire and R the radius of this loop. Therefore magnetic field due to a small element of length dl at center O। बायो-सैवर्ट लॉ से हम जानते हैं कि छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4 पाई I dl साइन थीटा की जगह यहाँ पे साइन 90, क्योंकि एलिमेंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल इस टाइम 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो μ0/4 पाई I dl साइन 90 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। ये तो अगर एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ये हो सकता है, अब मुझे तो पूरे वायर का निकालना है, सर्कुलर वायर का, तो ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड जब जोड़ेंगे तो पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे, इनकी संख्या काउंट करना मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है ये। यहाँ डायग्राम में ये अभी भी बहुत बड़ा मैंने बना दिया है। तो ऐसे ऐसे सभी का टोटल करने में बहुत मुश्किल आएगी, इनकी काउंटिंग करना मुश्किल है, कितनी संख्या है, कितनों को जोड़ेंगे। तो ऐसे में फिर इंटीग्रल करके इनको जोड़ लेते हैं। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप, इस वायर का जो सर्किल हमने बनाया इसको लूप कह देते हैं, करंट लूप बोल सकते हैं, ड्यू टू कंप्लीट लूप। तो dB का इधर का इंटीग्रेशन करेंगे, ये पूरे क्लोज्ड पाथ के लिए है, इसकी इनिशियल और फाइनल हमें लिमिट पता नहीं है क्योंकि सर्कुलर वायर में कहीं नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो ऐसे में जब इंटीग्रेशन की लिमिट की जरूरत पड़ेगी तो हम सर्किल डाल देंगे। इसका मतलब है किसी क्लोज्ड सर्किल का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। राइट साइड में ऐसे इंटीग्रेशन डाल दिया μ0/4 पाई I dl/r²। अब लेफ्ट साइड में तो डायरेक्ट dB का इंटीग्रेशन सभी एलिमेंट का dB ऐड होकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B लिख देंगे। राइट साइड में जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं इंटीग्रेशन के अंदर उनको ले लेते हैं बाहर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि μ0/4 पाई ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। करंट I सभी एलिमेंट जितने भी हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे सब में वही करंट जाएगी, तो करंट कांस्टेंट हुई, जो चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट लेते हैं। और हर एक एलिमेंट की रेडियस भी वही रहेगी r, तो जब रेडियस भी चेंज नहीं हो रही है तो उसको भी बाहर ले लिया। तो केवल चेंज हो रहा है तो एलिमेंट की लेंथ, एक एलिमेंट की dl लेंथ है, दो एलिमेंट की 2dl हो जाएगी, तीन एलिमेंट की 3dl हो जाएगी,
तो इन सभी एलिमेंट को जोड़ते जाएंगे तो dl की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको इंटीग्रल के अंदर रखेंगे तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l μ0/4 पाई I/r², ये आपने पढ़ रखा होगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका l से मतलब है यहाँ लूप की टोटल लेंथ, और लूप की टोटल लेंथ का मतलब यहाँ पे सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस रेडियस r के अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए 2πr। तो यहाँ पे l को एक्सप्लेन कर देंगे, हेयर l = 2πr। तो यहाँ पे l की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है μ0/4 पाई I/r² इंटू 2πr। r से एक पावर कैंसिल कर लेते हैं, और चाहो तो 2π से 4π कैंसिल कर लीजिए, तो टोटल लूप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है μ0I/2r। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आया। अब बात आई इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे क्या होगी, तो इसमें राइट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड रूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्या है राइट हैंड रूल, कि राइट हैंड को इस तरह फैलाइए कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ फैला दीजिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमारी हथेली का परपेंडिकुलर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे हथेली का परपेंडिकुलर जो है वो आउटवर्ड्स था, तो आउटवर्ड्स अगर फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है तो ये हमारा सिंबल होता है। अगर इनवर्ड्स होता तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन फिर हम क्रॉस से शो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मेंशन करनी चाहिए। डायरेक्शन है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि अगर पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो ये 2π कैंसिल करके छोटा सा आंसर ये आ गया, लेकिन अगर पूरे लूप का ना निकाल के इसके एक छोटे से पार्ट का इतने का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए पूछ लेते, केवल A से लेके B तक का, तो फिर यहाँ हम 2π से 4π ना काट के इस 2π को हम एंगल के रूप में यूज करें, वो 2π एंगल जो इस कंप्लीट लूप ने इस पॉइंट पे बनाया होगा, ये 2π एंगल वो था। यानी मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इस डेरिवेशन को आगे यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा, कि अगर पूरे सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड ना लेके उसके एक आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकालते, तो नोट करके लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन आर्क ऑफ द लूप एट O। तो बिकॉज हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंप्लीट लूप अभी डिराइव किया था B = μ0/4 पाई I/r², और यहाँ पे L की वैल्यू 2πr आई थी, तो उसमें से R की एक पावर काट के हमें 2π को नहीं काटते हैं। तो ये वो टोटल एंगल है जो पूरा कंप्लीट लूप सबटेंड करता था, लेकिन यहाँ इस आर्क के द्वारा जितना एंगल सबटेंड होगा उस 2π की जगह इसकी वैल्यू रख दी जाएगी। इसलिए ये 2π ना काटते तो हमारा डेरिवेशन ये आता जो ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा, किसी भी आर्क लेंथ का जो भी एंगल होगा यहाँ पे रख देंगे उसकी वैल्यू। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लूप एट O इन द डायग्राम, तो B = हो जाएगा μ0/4 पाई I/r इंटू थीटा। ये आर्क के द्वारा इस पॉइंट पे बना हुआ एंगल है, यानी थीटा = एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट O। तो पूरा कंप्लीट लूप था तो उसका एंगल 2π था, और उस कंप्लीट लूप का एक छोटा सा पार्ट है तो उसका एंगल जो भी होगा यहाँ रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू हम रेडियन में रखेंगे, न कि डिग्री में, तो तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। डायरेक्शन का वही राइट हैंड रूल यूज करेंगे, करंट जो भी हमारी बह रही थी एंटी क्लॉकवाइज वही करंट है, वही इसकी रेडियस है, तो फॉर्मूले में I और R की वैल्यू वही पुट करेंगे। तो एक ये ध्यान रखने वाली बात है। अब लेते हैं कि अगर एक लूप की बजाय एक से ज़्यादा लूप होते जिनका सेंटर वही O होता, तो तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ।
मान लीजिए एक लूप है हमारा ये, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट वेरी है, आई करंट है और इसकी रेडियस मान लेते हैं वही आर या R1 मान लेता हूँ इसकी रेडियस। और दूसरा लूप हमारा इस तरह से है, इसमें भी करंट हम एंटी क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं और सेम करंट है आई। अब अगर मैं इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, पहले वाले लूप में, ये मेरा लूप फर्स्ट लूप है, ये मेरा सेकंड लूप है, पहले वाले लूप के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, करंट को एक बार यहाँ मान लूँ और करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और राइट हैंड तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर दिख रही है, तो इसका बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ये है पहले लूप का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में। दूसरे लूप का कुछ एंगल बना हुआ है तो उसका भी आउटवर्ड्स मान लेते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा जा रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में B2। ये भी करंट इसी तरह से जा रही है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों के प्लेन थोड़े इसी एंगल पे हैं, इसलिए उनके परपेंडिकुलर्स भी अलग ही डायरेक्शन में आएंगे। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए दो वेक्टर्स का कोई रिजल्टेंट वेक्टर उनके बीच ही कहीं ना कहीं होगा। तो मान लीजिए वो वेक्टर था B, मैग्नेटिक फील्ड दोनों B1 B2 का रिजल्टेंट फील्ड था मान लीजिए B। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इन द डायग्राम, यहाँ पे हेडिंग में थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू सर्कुलर लूप्स। टू सर्कुलर लूप्स at the common center O. So in the diagram, the magnetic field at O due to loop 1, पहले लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो μ0/4 पाई I अपॉन R इंटू 2 पाई, पूरा कंप्लीट लूप लेते हैं तो उसका एंगल 2 पाई, यहाँ पे इसको कैंसिल करके μ0 I अपॉन R, μ0 I अपॉन 2R अपॉन 2R एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड लूप B2 इक्वल टू उसी तरह से μ0 I अपॉन 2R इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन B1 एंड B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो उनके बीच का पैरेललोग्राम मेथड से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स अगर P एंड Q हैं, उनके बीच का एंगल R है, तो उनका रिजल्टेंट जो डायगोनल की डायरेक्शन में होता था R, तो उसका फॉर्मूला था हमारा R इक्वल टू रूट इनके मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर P² प्लस Q² प्लस 2PQ, और उनके बीच के एंगल का कोस होता था। बस उसी तरह से दो एंगल ये हैं, एक दो वेक्टर्स ये हैं, एक B1 एक B2, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड्स जो होंगे B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 कोस थीटा, जो भी इनके बीच का एंगल होगा, तो दोनों की वैल्यू रखते जाते हैं। B1 की वैल्यू भी वही आई μ0 I अपॉन 2R स्क्वायर, B2 की वैल्यू भी वही आती है μ0 I अपॉन 2R उसका स्क्वायर प्लस 2, फिर B1 की वैल्यू रखते हैं μ0 I अपॉन 2R, B2 की वैल्यू फिर वही आई μ0 I अपॉन 2R, और उनके बीच का एंगल जो भी था उसको हमने कोस लिया। तो μ0 I अपॉन 2R का होल स्क्वायर ये, μ0 I अपॉन 2R का होल स्क्वायर ये, μ0 I अपॉन 2R दो बार मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, तो उस स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, जो बाहर होकर μ0 I अपॉन 2R होकर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1, और यहाँ भी ये बाहर आ चुका है, तो 2 कोस थीटा बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा μ0 I अपॉन 2R 2 प्लस 2 कोस थीटा। चाहो तो 2 भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये सब रूट के अंदर है, तो μ0 I अपॉन 2R और 2 अंदर से कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। इस 2 से ये 2 कट सकता है, रूट 2 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा μ0 I अपॉन R रूट 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा।
तो अगर दोनों कोयल सेम रेडियस की हैं, सेम दोनों में करंट फ्लो हो रही है, बस दोनों के ओरिएंटेशन अलग अलग हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होंगे उन डायरेक्शन के बीच का एंगल अगर हमें पता चल जाए तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर उनकी रेडियस डिफरेंट होती तो एक की रेडियस R1 लेते, एक की रेडियस R2 ले लेते और डेरिवेशन उसी हिसाब से हम कर लेते। तो दूसरा केस कर लेते हैं इसका। ऐसा देख लेते हैं कि अगर ये कोई सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का एक पार्ट है जिसमें किसी वायर को इस तरह से बेंड किया गया है, ऐसे। इसमें कोई करंट पास हो रही है, यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट की वैल्यू दी गई है मान लीजिए 10 एम्पियर और इसकी रेडियस जो दी गई है, ये रेडियस दी गई है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। सर्कुलर वायर का कंप्लीट सर्किल नहीं दिया गया है, लेकिन जितना सर्किल दिया गया है केवल उसी का एंगल हम यूज करेंगे। फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था तो एंगल वही था जो करंट कैरिंग पार्ट एंगल सबटेंड कर रहा था, यानी ये एंगल हमें यूज करना है। अब हमें ये एंगल ना देके ये एंगल दिया गया है कि ये 90 डिग्री अगर है, यानी ये तो रेडियस कंप्लीट करके ही हमने अपनी तरफ से बनाया। केवल क्वेश्चन हो सकता है हमें इतना दे दिया जाए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए और डायग्राम को हल्का सा हिंट देकर बता दिया जाए कि ये एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री है। अब आप इस सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए और उसकी डायरेक्शन बताइए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है इन द डायग्राम करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर, रेडियस R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो गिवन में क्या है, हमें जो मिला है वो है करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर, रेडियस R इक्वल टू मिली है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का हमें मीटर बनाने हैं और जो एंगल सबटेंड हुआ है ये वाला थीटा, इस करंट कैरिंग लूप के द्वारा, इस करंट कैरिंग आर्क के द्वारा, अगर मैं इसको P से Q, Q से R S करके ऐसे लिखूं और S से फिर T ऐसे बनाऊं, तो 3 पार्ट इस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। एक ये स्ट्रेट वायर, एक ये कर्व्ड वायर और एक ये फिर स्ट्रेट वायर। 3 मैग्नेटिक फील्ड का सम यहाँ पे हो सकता है। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट O B इक्वल टू, एक तो लिखते हैं इस P से Q तक के वायर के द्वारा, चलो P Q लिख देता हूँ। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनता है मेरा Q से R और R से S, यानी Q से R, R से S, Q R S, इस पार्ट के द्वारा। और तीसरा पार्ट मेरा बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड S से T, क्योंकि तीनों पार्ट में करंट बह रही है और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लेता हूँ, स्मॉल वेरी स्मॉल एलिमेंट DL लेंथ का, तो बायो-सेवर्ट लॉ में एक बार हम जाके देखें कि ये एंगल हम यूज करते थे। और अगर इस करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन में ही मेरा कोई पॉइंट आ जाए, जैसे ये आ रहा है, तो फिर इसको मिलाने वाली लाइन जो ये इधर थी यहाँ आ जाएगी और मेरा एंगल थीटा हो जाएगा 0। तो करंट कैरिंग एलिमेंट को उस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो एलिमेंट के साथ 0 एंगल बनाती है तो थीटा इक्वल टू 0 रखने से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था हमारा μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू जब साइन 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये PQ भी इस स्ट्रेट लाइन, PQ के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी लाइन पे पड़ता है और ST का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लाइन पे पड़ेगा। तो दोनों के साथ एंगल 0 होने के कारण ये दोनों पार्ट हो जाएंगे 0। तो ये भी 0 और ये भी 0। अब बचा ये पार्ट सर्कुलर वाला। तो सर्कुलर पाथ का पहले एंगल देखेंगे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो। तो 90 डिग्री तो ये हो गया नीचे और पूरा होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में तो 90 लेस कर देंगे। तो पहले मैं यही लिख देता हूँ, एंगल में करंट I मेरी मिल गई, रेडियस R मिल गई। तो एंगल जिसकी हमें ज़रूरत है थीटा, वो हमारा हो जाएगा 360 माइनस 90 यानी 270 डिग्री। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से इसको काट देंगे। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 3π/2, जो हमें अपने
उसमें फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फिर B इक्वल टू ये पार्ट 0 और ये पार्ट भी 0। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, और इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं, जो सर्कुलर वायर का फॉर्मूला हमें पता है कि μ0/4π इंटू I/r, और यहाँ पे वो एंगल पूरा कंप्लीट लूप होता तो 2π रखते, और यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा रखेंगे। तो ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के जो दोनों पार्ट हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ, और इनकी वैल्यू रख लेते हैं बाकी की। μ0/4π की वैल्यू हुई 10⁻⁻⁷, करंट है हमारी 10 एम्पियर, रेडियस थी हमारी 3 × 10⁻⁻2 मीटर, और एंगल हमारा आ चुका है 3π/2। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं। चलो पहले 3 से 3 काट लेते हैं, और 10⁻2 को ऊपर ले जाऊँ तो बचेगा 10⁻5, तो ये बचा। 2 से 10 काट देते हैं 5, और पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14। सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15.70 10⁻5, या ये कह दीजिए कि 1.57 10⁻4 टेस्ला। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डायरेक्शन अगर बताई जाए तो इन्वर्स होनी चाहिए, राइट हैंड रूल लगाइए, इन्वर्स। तो ये सर्कुलर वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करके एक बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन हमने कर लिया। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इस शेप में, पहले शेप बना देता हूँ नहीं तो फिर शेप बनाने में दिक्कत आएगी। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी। इसको पहले इस तरह से कर्व किया गया, फिर यहाँ तक ला के इस तरह से कर्व कर लिया गया, फिर यहाँ ला के इस तरह से कर्व किया गया, और फिर यहाँ सेंटर तक इसको लाया गया। और ये पार्ट जो थे ये इसमें नहीं है, कंडक्टर को इस तरह से मोड़ा गया है। ये यहाँ ओ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कि इस करंट कैरिंग वायर करंट की वैल्यू मान लीजिए करंट आई दी है, और अगर सेंटर मान के इनकी अलग अलग रेडियस देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी आर मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी आर मान लीजिए। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस हो गई 3r। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं तीनों पार्ट, चाहे ये आर्क ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, सबके एंगल हम देख रहे हैं इक्वल एंगल के बीच में बने हुए हैं तीनों। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट ओ पे। करंट ऐसे भी आई है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे भी आई है, तो सभी के मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। अगर मैं स्ट्रेट पार्ट की बात करता हूँ तो स्ट्रेट पार्ट पे कोई भी अगर एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से ही होकर गुजरेगी ओ से, इसलिए एलिमेंट के साथ उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का एंगल हो जाएगा 0। इसलिए स्ट्रेट पार्ट चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, ये इनके मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएंगे ओ पे 0। बाकी जो कर्व्ड पाथ है इनके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख लेते हैं टोटल क्या होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इन द डायग्राम फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। हम इनके कुछ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए पहला पार्ट ए बी हुआ, ये सी डी हुआ, और ये ई एफ हुआ। तो सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। 4 ई एफ पहले लेते हैं, सेम करंट है वही सब में। ई एफ के लिए हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। चलिए बी ई एफ ही नाम रख लेते हैं उसका। क्या वैल्यू होगी हम जानते हैं, μ0/4π I/r, और यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो रख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दी है तो इसी को रख के और आगे बढ़ लेते हैं। थीटा यहाँ पे रेडियन में मान के चलेंगे। थीटा को हम पहले ही रेडियन में ही मान के चले हैं कि एंगल डिग्री में नहीं रेडियन में दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन का मेन रोल रहेगा। इसकी डायरेक्शन देखिए किधर को होनी चाहिए, ओ पे। लगाइए राइट हैंड रूल। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां उस पॉइंट ओ की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर हुआ इनवर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ यहाँ पे इनवर्स। सेकंड लेते हैं 4 सी डी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ।
बी सी डी के कारण फॉर्मूला वही म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू करंट आई है, लेकिन रेडियस इस पार्ट की हो गई है यहाँ से लेके यहाँ तक 2r। ये कर्व जो है इसकी रेडियस बनती है हमारी 2r। एक तो ये ध्यान देना है, लेकिन एंगल वही रहा, एंगल तो उतना ही सबटेंड कर रहा है वो। और यहाँ पे डायरेक्शन हम देखेंगे, अब की बार डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो अगर ये इनवर्स था तो ये आउटवर्ड्स होना चाहिए। लगाइए राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा करिए और ये देखिए बाहर की ओर परपेंडिकुलर दिखेगा, तो ये हो गया अपना आउटवर्ड्स। एक को हमें माइनस लेना पड़ेगा, इनवर्स को माइनस लो या आउटवर्ड को प्लस ले लो, या इसको माइनस लेकर उसको प्लस ले लो, अपोजिट डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट लेंगे फॉर ए बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो बी ए बी के कारण हो जाएगा हमारा म्यू 0.4 पाई, सेम करंट आई है, लेकिन अब की बार ए बी की जो डिस्टेंस बनती है, रेडियस इसकी, वो बनती है 3r, तो यहाँ पे 3r रखेंगे, एंगल वही थीटा। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो फर्स्ट पार्ट की थी, यानी इनवर्स। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B इक्वल टू, दो इनवर्ड हैं, इनको एक डायरेक्शन में लेंगे, यानी इनको अगर मैं प्लस लेता हूँ और इसको माइनस ले लेता हूँ, तो एक दो को प्लस कर लीजिए, एक को माइनस कर लीजिए, या इनवर्स को माइनस ले लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, वो अपना हिंट जो भी आप सिग्नल देंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन आर इंटू थीटा, ये हमारा फर्स्ट म्यू 0.4 पाई, म्यू 0.4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा, जो इनवर्स था। आउटवर्ड को चलो माइनस ले लेता हूँ, ये हमारा आ गया म्यू 0.4 पाई आई अपॉन 2r इंटू थीटा। इनवर्ड वाले को फिर प्लस ले लेता हूँ, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन 3r। किसी को भी प्लस, एक डायरेक्शन को कोई सी को भी प्लस ले ले, दूसरी को भी माइनस ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है। आउटवर्ड्स को प्लस ले लीजिए, इनवर्ड को दोनों को माइनस ले लीजिए, तो उसी हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से फिर वो आउटवर्ड या इनवर्ड लिख लेंगे। तो कुछ कॉमन आ जाता है, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, ये सब में से कॉमन आया, तो क्या बचता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे +1/3। तो सोल्व करके क्या आ जाता है, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 - 3 + 2, तो फाइनल आंसर आ जाता है हमारा, यह आ जाएगा 5/6। तो 5/6 और म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, चाहे तो इसको 5/24 कर लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये फाइनल आंसर जो हमारा आया, ये आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमने लिया था इनवर्ड्स को, हमने पॉजिटिव इनवर्ड्स को लिया था, आउटवर्ड्स को हमने नेगेटिव लिया था, हमारा आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब फाइनल जो आंसर आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया इनवर्स, जिसकी वैल्यू आई 5/6 म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। तो सर्कुलर वायर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरह से सोल्व कर लेंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्रॉब्लम बाकी आगे करेंगे। थैंक यू।